तो अभी हमने डॉक्टर जीशान और डॉक्टर निशान से बात की, तो मेरे को आशा है कि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा और आपको अपने जो डाउट्स थे वो क्लियर हुए। तो अभी हमारे साथ हैं डॉक्टर नेवेंदु जाना, जो कि फिजिशियन है BR सिंह हॉस्पिटल ईस्टर्न रेलवे में। तो सर ने भी रेलवे ज्वाइन किया हुआ है और एज ए IRHS ऑफिसर अभी DMO पोस्ट पे वहाँ पे वर्क कर रहे हैं। और कोविड में सर ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया हमारे रेलवेज एम्प्लॉयज़ के लिए। उन्होंने कोविड CCU को बहुत अच्छे से संभाला और हमारे BR सिंह हॉस्पिटल में। तो आइए हम सर के बारे में जानेंगे और सर का एक्सपीरियंस कैसा रहा वो सब जानेंगे। हेलो व्यूवर्स, थैंक्स सागर फॉर द इंट्रोडक्शन। मैं डॉक्टर नवेंदु हूँ। मैं 2016 IRHS बैच से हूँ और फिर बाद में मैं नीट के थ्रू मुझे जनरल मेडिसिन DNB मिली। मैंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी लीव लेके वो जनरल मेडिसिन कंप्लीट करने के बाद आई गॉट पोस्टेड इन BR सिंह हॉस्पिटल। और तब ऑलरेडी कोविड आ चुकी थी, तो आई वॉज इंटरेस्टेड विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ लुकिंग आफ्टर द कोविड CCU एज वेल एज द मेडिकल IT। तो बेसिकली आप समझ ही सकते हैं कि अभी टाइम्स थोड़े से डिफ़िकल्ट हैं, स्पेशली फॉर द फिजिशियंस, द चेस्ट मेडिसिन एंड द एनेस्थेटिस्ट, क्योंकि कोविड का मेनली भार सभी देख रहे हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। बट जब पेशेंट ख़राब होते हैं तब इन 3 डिपार्टमेंट्स को एक मेजर रोल ज़्यादा प्ले करना होता है। तो वही अनफॉर्चुनेटली बोलिए कोविड के लिए और फॉर्चुनेटली बोलिए कि इसके लिए मुझे लोगों को सेवा करने का मौका मिला। वर्किंग इन सेंट्रल हॉस्पिटल डेफिनेटली हैज़ इट्स ओन प्रोज एंड कॉन्स। काम बहुत ज़्यादा रहता है क्योंकि रेफरल्स जो हेल्थ यूनिट्स और डिविजनल हॉस्पिटल से आते हैं, और ईस्टर्न रेलवे केटर्स टू द पेशेंट्स ऑफ NF रेलवे एट टाइम्स ऑल्सो। सो कोविड CCU को सेकेंड वेव में बहुत ही ज़्यादा वी वर बर्डन। हमारे डॉक्टर्स भी बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुए थे। फॉर्चुनेटली मैं अफेक्ट नहीं हुआ। द वैक्सीनेशन डेफिनेटली वर्क्स। तो मैं इस वीडियो से ये भी बोलूँगा, द वैक्सीनेशन इज़ समथिंग विच इज़ एसेंशियल अलॉन्ग विथ वेयरिंग द मास्क। आप सब लोग जो देख रहे हैं वो वैक्सीन लीजिए। वैक्सीन लेने से कोई हेजिटेट मत कीजिए, क्योंकि आप जितने भी डॉक्टर्स देख रहे हैं जिंदा हैं अभी, दैट इज़ ओनली बिकॉज ऑफ वैक्सीनेशन। तो सर हमारे व्यूवर्स को डाउट रहता है कि रेलवेज़ में स्पेशलिस्ट का कोई मतलब उतना रोल नहीं रहता, उनको क्लिनिकल वर्क करने के लिए नहीं मिलता, मेनली उनसे एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क कराते हैं, जिसकी वजह से लोग रेलवेज़ छोड़ देते हैं। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, देखिए, मैं अभी बस 30 साल का हूँ, तो आई हैव बीन गिवन अ ह्यूज रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ईच ऑफ देम इज़ अ क्लिनिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी। ऐसा नहीं है कि आई हैव बीन गिवन ओनली एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। ऐसा नहीं है कि डेफिनेटली अब रेलवेज़ में है, इट इज़ नॉट मेडिकल कैडर एज सच, इट्स एन एडमिनिस्ट्रेटिव कैडर डेफिनेटली अलॉन्ग विद द मेडिकल वर्क। तो आपको दोनों में ही ये करके चलना पड़ेगा, ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। बट क्लिनिकल वर्क आप करना चाहें तो आपको डेफिनेटली क्लिनिक्स में बहुत काम मिलेगा। और मेरे एज ग्रुप्स के जो हैं, स्पेशली सागर, निशांत वगैरह जो मेरे दोस्त बने हैं यहाँ पे, मैं उन लोगों को यही बोलूँगा कि रेलवेज़ के थ्रू आप वेरियस कोटा अवेल कर सकते हैं, जो आपको नॉर्मल कैडर या नॉर्मल स्टेट सर्विसेज से उतनी जल्दी MD या DNB नहीं मिल सकती है। You can always avail those quotas and go for post graduation in the subject that you choose. Always ask your administration that which subject they want you to do MD in, and then you have a lot of scope. Like myself, मैं बाद में शायद DM के लिए सोच रहा हूँ, शायद इस साल नहीं बट नेक्स्ट साल ईस्टर्न रेलवेज को न्यूरोलॉजी और नेफ्रोलॉजी चाहिए। सो अगर जब फॉर्चुनेटली मुझे कुछ मिल जाए, आई वांट टू डू DM एज वेल एंड देन आई कंटिन्यू टू सर्व द रेलवेज। ऐसा एकदम ही नहीं है कि क्लिनिकल वर्क नहीं है या एडमिनिस्ट्रेशन नहीं है। और मैं एक चीज़ और बताऊँ, आप जब कॉर्पोरेट हॉस्पिटल सर्व करते हो, यू आर एक्चुअली अ सर्वेंट ऑफ, विथ ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, यू आर अ सर्वेंट ऑफ दैट कॉर्पोरेट। बट यहाँ पे आप खुद का डिपार्टमेंट खुद ग्रो कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ गुड एक्सपीरियंस। देखिए, हर चीज़ में प्रोज एंड कॉन्स रहेंगे। मुझे रेलवेज़ में ज़्यादा प्रोज लगे। तो सर जैसे कि वो लोग बोलते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क इतना ज़्यादा रहता है, जिसके वजह से जो स्पेशलिस्ट भी होता है वो भी अपना क्लिनिकल वर्क में इतना इन्वॉल्व नहीं हो पाता। नहीं, ये आई डोंट अग्री विद दिस, क्योंकि एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क भी मान लीजिए मैं सिंस DMO हूँ, इसलिए डायरेक्टली बोर्ड मीटिंग्स या रेलवे बोर्ड जो होते हैं उसमें मैं डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं होता हूँ। बट आई हैव सीन माई सीनियर्स हु आर एंडोक्रिनोलॉजिस्ट, हु आर नेफ्रोलॉजिस्ट, हु आर न्यूरोलॉजिस्ट, उनको बोर्ड में वही एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क दिया जाता है इन विच दे आर स्पेशलाइज्ड इन। मान लीजिए एक पेशेंट सिक है फॉर 1 year और सो आफ्टर द CVA, तो तब न्यूरोलॉजिस्ट को न्यूरोलॉजी ओपिनियन ही मानते हैं। सो इट इज़ नॉट दैट ही इज़ डूइंग समथिंग विच इज़ डिफरेंट फ्रॉम हिज क्लिनिक्स वर्क। वो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क उनसे वही लिया जाता है
एक न्यूरोलॉजी ओपिनियन से एडमिनिस्ट्रेशन का ओपिनियन देना होता है, और छोटे मोटे एडमिनिस्ट्रेटिव काम तो आपको करने ही पड़ेंगे बिकॉज यू आर द पार्ट ऑफ द सिस्टम। देन आप जो कॉमन मैन ऑफ द स्ट्रीट देन ब्लेम्स द गवर्नमेंट। आप भी जब गवर्नमेंट के बाहर जाएंगे आप भी गवर्नमेंट को ब्लेम करेंगे। आप गवर्नमेंट में हैं तो गवर्नमेंट को सर्व कीजिए, मेक द सिस्टम बेटर। सर जैसे कि बहुत सारे लोग हैं जिनको डीएनबी मेडिसिन के बारे में जानना है कि बीआर सिंह में कैसा रहता है डीएनबी मेडिसिन। देखिए हर सेंट्रल रेलवे हॉस्पिटल में कोई भी डीएनबी बहुत ही अच्छा है बिकॉज देयर इज़ अ लॉट ऑफ एक्सपोजर, फैकल्टी अच्छे रहते हैं एंड बेसिकली एमबीबीएस में आपको भी पढ़ना होता है, थोड़ा सा स्पून फीड कर देते हैं। एमडी एंड डीएनबी इज ऑल अबाउट योर ओन इंटेंशंस। आप जितना पढ़ेंगे आप उतना सीखेंगे। देयर इज नो इंस्टीट्यूट हु इज गोइंग टू स्पून फीड यू। सर बोलते कि मतलब कि डीएनबी में एकेडमिक्स उतना अच्छा नहीं रहता तो लोग डीएनबी को प्रेफरेंस नहीं देते एज कम्पेयर टू एमडी, तो उसके बारे में आप क्या देखिए ये तो एक मिथ है जो मुश्किल है लोगों के मन से निकालने का, क्योंकि डीएनबी का फुल फॉर्म भी एक डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड है जो बीच में मिसलीडिंग होता है हो जाता है। नहीं मैं जो डिग्री बोल रहा हूँ तो वो लोग अक्सर डीएनबी का डी को डिप्लोमा पकड़ लेते हैं, उसको पोस्ट ग्रेड डिग्री नहीं पकड़ते हैं। बट देखिए टाइम्स आर चेंजिंग, लोगों को अभी पता चल रहा है कि डीएनबी इज़ ऑल्सो इक्वल टू एमडी। और आप डीएनबी करने के बाद अगर जब रेलवेज में ही हैं तो जो बहुत लोगों का होता है मेन डिफरेंस क्या है एमडी और डीएनबी में। एमडी में आपको जल्दी टीचिंग पोस्ट मिलती है, अगर जब आप डीएनबी करके रेलवे हॉस्पिटल में आते हैं तो आपको फैकल्टी पोस्ट वैसे ही मिल जाएगी। सो देयर इज़ नथिंग रॉन्ग। और एकेडमिक्स एज आई सेड आप एसएसकेएम से एमडी करें, आप आर्यन टैगोर से डीएनबी करें, दोनों में आपको पढ़ाई करनी है, आपको कोई स्पून फीड नहीं करेगा। सर आप जैसे कि वहाँ जो डीएनबी के स्टूडेंट्स हैं बीआर सिंह में उनको सीएमईज और सेमिनार्स ये सब हम लोग कोविड के लिए थोड़ा सा पोस्टपोन था बट वी रेगुलरली हैड ऑनलाइन क्लासेस। अभी भी हम ऑनलाइन क्लासेस लेते हैं। मैं पर्सनली जो अभी पैटर्न चेंज हुआ एग्ज़ाम का, ऑस्की पैटर्न होता है जो ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स हैं, मैं मेडिसिन स्टूडेंट्स का ऑनलाइन एग्जाम ले रहा हूँ। तो सी यू हैव टू चेंज अकॉर्डिंग टू द टाइम्स। कोविड हैज़ चेंज आवर लाइफ फॉर एवर इट सीम्स, सो यू नीड टू चेंज अकॉर्डिंगली। सर और जैसे कि पासिंग रेट कैसे रहता है हमारे डीएनबी का वहाँ पे? इस साल मेरे साल में तो अच्छा था, आई वॉज फॉर्चुनेट। मैं पहले अटेम्प्ट में ही पास कर गया, मेरे फ्रेंड्स भी जो थे वो पास कर गए, आई होप द नेक्स्ट बैच में भी होंगे। बट डीएनबी का पासिंग डेफिनेटली इट्स टफर देन एमडी, इसमें कोई बात नहीं। तो सर जैसे कि आप सेंट्रल हॉस्पिटल में हैं, एज ए डीएमओ हैं, तो क्लिनिकल वर्क के अलावा कुछ एक्स्ट्रा वर्क भी आपको मिला होगा करने के लिए, तो मतलब उसका कैसा एक्सपीरियंस है? हाँ देखिए जैसे मैंने पहले ही आपको बोला कि मैं कोविड देख रहा था, तो हमारे हॉस्पिटल में इनिशियली उतने वेंटिलेटर्स नहीं थे, क्योंकि आप सब लोगों को पता है कि कोविड के टाइम पे ऑक्सीजन की कमी थी किसी किसी जगहों में, किसी जगहों में वेंटिलेटर्स की कमी थी, कहाँ किसी जगहों में डॉक्टर्स की कमी थी और किसी जगहों में तीनों की कमी थी। तो बीआर सिंह ने इनिशियली हमारे पास स्पेस था, बेड था, सभी था। वी हैड अ डर्थ ऑफ वेंटिलेटर्स एंड इक्विपमेंट्स टू रन द सीसीयू। तो मैं कोविड देख रहा हूँ तो मैं ही सबसे अच्छा समझूंगा ना कि कौन सा वेंटिलेटर खरीदना है, कौन सा इक्विपमेंट खरीदना है। तो दैट फॉल्स अंडर एडमिनिस्ट्रेशन। मुझे ही ये वेंटिलेटर खरीदना पड़ेगा ताकि मैं मेरा सीसीयू अच्छे तरीके से चला सकूँ। तो आई डोंट थिंक कि ये मेरे ऊपर बर्डन था। रादर मेरे लिए ये काम अगर जब कोई दूसरा करता तो आई मे हैव बीन अनहैप्पी, क्योंकि शायद वो दूसरा को कुछ खरीदते जिससे मैं अनहैप्पी रहता। तो आई एम हैप्पी दैट दी एडमिनिस्ट्रेशन गेव मी दी अपॉर्चुनिटी टू रियली हैव मी इन द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क्स रिगार्डिंग द कोविड सीसीयू। और सर जैसे कि आपने जब जो रेलवे ज्वाइन किया था तो आपने कभी हेल्थ यूनिट में काम किया या हेल्थ यूनिट मेरी पहली पोस्टिंग जमालपुर में थी, विच इज़ अ वर्कशॉप हॉस्पिटल। तो वो भी मतलब एक डिवीजन हॉस्पिटल के तरह ही है। जमालपुर में हेल्थ यूनिट्स भी हैं, कभी कभी हेल्थ यूनिट्स भी देख लेता था। बट मैं ये बोलना चाहूँगा कि जो मेरे दोस्त हेल्थ यूनिट्स में है, don't get disheartened that you are in the health units. You definitely have a burden of being alone there. There are a lot of patients, but you are a very integral part of the system. क्योंकि हेल्थ यूनिट अगर जब नहीं होगा तो वो पूरा प्रेशर सेंट्रल हॉस्पिटल में आता है। तो ये एक बात है। और एक चीज़ है कि हेल्थ यूनिट्स में अगर जब आपको पढ़ाई की समय मिल जाए तो यू कैन ऑलवेज अवेल जो ये सब मिलता है, कोटा वगैरह जो मिलता है 2 साल के बाद, you can always avail that. But definitely, having said that, health unit में काम करना is definitely difficult than working in a central hospital. ये मेरा मानना है।
तो सर जो हमारे व्यूवर्स हैं उनको आप कुछ पर्सनल एडवाइस या पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें? पर्सनल एक्सपीरियंस मैं यही बोलूँगा कि देखिए रेलवेज में काम करना स्पेशली फॉर MBBS इट इज़ गुड बिकॉज यू डोंट गेट इतना, मैं बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलूँ तो इतनी अच्छी सैलरी और इतनी जॉब सिक्योरिटी आपको बाहर नहीं मिलने वाली है बीइंग एन MBBS। तो MBBS रह के आप UPSC दें, आप ज्वाइन कर लें, उसके बाद रेलवे कोटा से आप MD करें, उसके बाद अपना करियर एटलीस्ट 10 साल रेलवेज़ में रहें। उसके बाद अगर जब आपको रेलवेज़ नहीं पसंद हुआ उसके बाद भी आप छोड़ दें, देयर इज़ नो वन टू पुल यू बैक। तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स अभी तक क्लियर हुए हों। और सर जैसे ईस्टर्न रेलवे में है तो सर कुछ स्पेसिफिक ईस्टर्न रेलवे के बारे में बताना चाहें एज कम्पेयर टू अदर जो जोन्स हैं उससे कुछ डिफरेंट हो? देखिए मैं भी सागर से ज़्यादा सीनियर नहीं हूँ, मैं भी बहुत क्योंकि 3 साल में रेलवेज में नहीं था, बट ये मैं बोलूँगा कि ईस्टर्न रेलवेज़ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है दैट इज़ वेरी प्रो पोस्ट ग्रेजुएशन, क्योंकि हमारे जो हेडक्वार्टर्स में जो थे दैट उन्होंने मेरे टाइम पे हेल्प किया था, मेरे जूनियर्स को हेल्प किया था। तो आई कैनॉट से दैट द अदर जोन्स डू नॉट अलाउ पोस्ट ग्रेजुएशन, बट हमारे जोन से पोस्ट ग्रेजुएशन का जो आउटफ्लो है वो ज़्यादा है। तो जैसे कि आप सर ने आपके सारे डाउट्स क्लियर करने के लिए ट्राई किया और मैंने भी अपने जितने आपके क्वेश्चंस थे सर के थ्रू जाना, तो आई होप कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे और आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको कुछ भी और जानना है सर से तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं और मैं ट्राई करूँगा कि उसका आंसर मैं सर से लूँ और आप लोगों को बता सकूँ। तो होप यू लाइक दिस वीडियो, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।